अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुक़द्दस बट। इस वीडियो में क्रिप्टो मार्केट की अभी तक जो अहम अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और साथ इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे क्रिप्टो करेंसीज बताऊंगा जो आपको इस मार्केट की सिचुएशन में लाजमी बाय करना चाहिए। क्यों बाय करना चाहिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मार्केट का थोड़ा जायजा लें तो आप देख रहे हैं शिबा कोइन और ट्रस्ट वॉलेट जो है थोड़ा सा ग्रीन रंग, बाकी आपको सारी मार्केट के जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनको मैंने फेवरेट किया हुआ है वो ब्लीड कर रही हैं, यानी वहाँ पे बेरिश जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अब वजह ज़ाहिरी बात है, एक तो बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो इंक्रीज़ हो रही है और ये इंक्रीज़ जब होती क्यों है? जब इन्वेस्टर्स देखता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है तो वो अपने पैसे को सिक्योर जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए आल्ट कॉइन से पैसा निकाल के वो बिटकॉइन में डाल देते हैं और जैसे ही उधर से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेते हैं और वहाँ से पैसा निकाल के आल्ट कॉइन्स की तरफ डालना शुरू करते हैं जब मार्केट स्टेबलाइज़ उनको नज़र आती है। तो उस वक़्त पैसा जब आल्ट कॉइन में आता है तो इसको बोलते हैं आल्ट सीज़न, क्योंकि इस वक़्त बिटकॉइन की प्राइस आप देख रहे हैं। अगर चार्ट की तरफ टेक्निकल चीज़ों की तरफ आएँ, अच्छा ये मैं आपको बताता चलूँ थोड़े से फंडामेंटल टेक्निकल जाने की पहले। अगर आप क्रिप्टो क्वांट के लेटेस्ट आर्टिकल को देखें तो 3-4 आर्टिकल ये सजेस्ट कर रहे हैं, जो डाटा है साइंटिफिक डाटा वो ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट एक बार बिटकॉइन की मार्केट एक बार ऑल टाइम हाई या बिग रैली से पहले डंप हो सकती है। दूसरे और फंडामेंटल्स मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो आपको पता है जो एम्प्टी गॉक्स वो जो एक्सचेंज का हैक हुआ था जापान में, जापान की अदालत रीइंबर्समेंट प्लान्स वगैरह पे काम कर रही है। अगर वो $2 लाख क्रेडिटर्स को वापस कर दिए जाते हैं और वो सेल ऑफ करते हैं तो मार्केट फिर भी क्रैश कर सकती है। दूसरा मैं आपको ये भी बताता आ रहा हूँ कि जो माइनर्स हैं वो अभी तक अपना प्रॉफिट कैश आउट नहीं करवा सकते हैं, उन्होंने करवाया नहीं है। अगर ये सारे फंडामेंटल्स मिल जाते हैं तो मार्केट शायद शायद एक बार ऊपर जाने से पहले थोड़ी सी क्रैश करे। अच्छा, और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स कौन कौन से हैं जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं? एक तो बिटकॉइन का हैश रेट ऑल टाइम हाई है। दूसरा, बिटकॉइन सप्लाई शॉक की तरफ है, सप्लाई कम होगी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस अप्रिशिएट होगी। तीसरा, आपको पता है अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस है जो कि 18 अक्टूबर तक शायद उसका पता चल जाएगा कि वो किस ऊंट किस करवट बैठेगा। तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स भी है, वीक फंडामेंटल्स भी हैं। लेकिन अगर हम टेक्निकल ज़्यादा लें तो आप देख रहे हैं पिछले 4-5 दिन से बिटकॉइन की प्राइस बार बार इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को जो कि 55,600 समथिंग की बनी हुई थी उसको टच करके नीचे आ रही थी। कल अल्लाह अल्लाह करके बिटकॉइन की प्राइस ने उसको ब्रेक किया है, लेकिन ब्रेक जब किया है तो उसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको वो रिस्पेक्ट करके नीचे आ गई। अभी फिर दोबारा जो है वो 57,000, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन 600-700 पे मेरा ख्याल है फिर पहुंच गई है। ये फिर एकदम इसके अंदर अच्छा खासा सरमाया है मेरे वीडियो बनाने के दौरान ही। तो अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है मेरे भाइयों वो 60,000 की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है और अगर आप चार्ट पे देखें तो हिस्टोरिकली भी ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो मैंने आपको दिखाई है। अगर बिटकॉइन इसको ब्रेक कर देता है तो बाकी ये जो नेगेटिव फंडामेंटल्स हैं मेरा ख्याल है शायद वो वक्ती तौर पे खामोश हो जाए और बिटकॉइन जो है अपना ऑल टाइम हाई बना ले इसी हफ्ते के अंदर अंदर। अच्छा, उसके बाद ये मैं एक आपके साथ कल की एक सोशल मीडिया पे ये न्यूज़, ये एक वीडियो शेयर की जा रही थी। ये लेबनान में जो लेबनान शहरी हैं, बेरूत के शहरी लेबनान के, वो एहतजाज कर रहे हैं। हुआ क्या कि वहाँ के एक कोड ऑर्डर की वजह से जितने लोगों के सेविंग अकाउंट्स में डॉलर्स पड़े हुए थे वो सब फ्रीज कर दिए गए हैं। और ये मैं इस वजह से आपके साथ मेरे दोस्तों मेरे भाइयों शेयर किया है क्योंकि हमारे मुल्क में अभी भी लोग जो रवायती फाइनेंशियल सिस्टम है उसके ऊपर एतमाद करते हुए अपने पैसे बैंक्स में रखवाते हैं, सेविंग अकाउंट में रखवाते हैं ताकि उनको सालाना उससे प्रॉफिट मिले। अच्छा, दूसरा वो इंश्योरेंस कंपनीज़ को पैसे देते हैं ताकि जब बच्चे उनके जवान हुए तो वो पैसे उनके काम आए। लेकिन मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, जब आप सेंट्रलाइज़्ड नेटवर्क को रवायती सिस्टम को यूज़ करेंगे तो आपके साथ भी ये हादसा हो सकता है। ये मैं वीडियो आपको इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको बिटकॉइन की रियलिटी, जो डीफाई टोकन्स हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, यानी आप जो बैंक्स को इंश्योरेंस या बैंक्स के अलावा जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उधर सरमाया रख रहे हैं उसकी बजाय अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड, जहाँ पे कोई आपका पैसा कंट्रोल नहीं कर सकता, सब का सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए आपने पैसे रखे हैं इंश्योरेंस के लिए, आपने पैसे रखे हैं सेविंग के लिए कि मुझे पर एनम 7%, 10%, 20% या जितना जिस कॉइन में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो डिसेंट्रलाइज़ है। कोई पैसा आपका अगर डिसेंट्रलाइज़्ड क्रिप्टो करेंसी में आपने रखा हुआ है, तो आपसे ना कोई पैसा छीन सकता है, ना आपका कोई पैसा सीज़ कर सकता है, फ्रीज़ कर सकता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये रवायती जो फाइनेंशियल सिस्टम है, उस पर ट्रस्ट करने की बजाय आप फाइनेंशियल
अगर आपने फ्रीडम हासिल करनी है तो आपको डिसेंट्रलाइज नेटवर्क की तरफ जाना चाहिए। ये बेहतरीन टाइम है। ये सारी एग्जांपल्स आपको ये मैसेज दे रही हैं कि दुनिया जो है वो सेंट्रलाइज से मूव होकर डिसेंट्रलाइज होने जा रही है। और बिटकॉइन की जो वो क्या उसे बोलते हैं, बिटकॉइनाइजेशन, वो इंक्रीज हो रही है। ये उसकी न्यूज़ थी। और साथ में आपको एक और एक फाइनेंशियल फ्रीडम की जो मैं बात कर रहा था कि बिटकॉइन जो है वो कैसे, अगर आपने सरमाया बिटकॉइन में रखा हुआ रखेंगे तो आपको कैसे आने वाले वक्तों में काम दे सकता है। ये रोया महबूब है जो कि अफगानिस्तान की एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी, डिजिटल सिटीजन फंड। उसमें ये लड़कियों को टेक्निकल एक्सपर्टीज देती थी, स्किल्स वगैरह कंप्यूटर की देती थी। तो जो पिछले 10 साल से वो जो उन खवातीन को पेमेंट्स कर रही थी वो बिटकॉइन में कर रही थी। और जैसे ही अगस्त में क्राइसिस आया, तालिबान ने वहाँ ओवरटेक किया, तो वहाँ की जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो उस क्राइसिस में भी ऐसी खवातीन जिनके पास बिटकॉइन पड़ा हुआ था, वो बिटकॉइन को यूज़ करके, जो 10 साल पहले जिन्होंने टिप्स वगैरह ली थी अपनी इस फाउंडर से, तो वो आज कैश आउट करवा के ना सिर्फ खुद बल्कि अपनी फैमिलीज़ को भी अफ़गानिस्तान के उस टर्माइल से निकालने में कामयाब हुए हैं। तो ये बिटकॉइन का रेवोल्यूशन है। अगर आपके पास बिटकॉइन में पैसे पड़े हैं या और कोई इस तरह की टॉप क्रिप्टो करेंसी में आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पैसे गवर्नमेंट सीज़ कर सकती है, आपको कोई कंट्रोल कर सकती है। दूसरा, ये मैं आपके साथ एक माइनिंग से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा था। ये बिटकॉइन माइनिंग की सबसे, यूँ समझ लें कि टॉप कंपनीज़ में से एक कंपनी है बिटमैन डॉट कॉम। उनका एंट माइनर जो है वो बहुत पॉपुलर है। इन्होंने अब चाइना में अपना जो है वो सेटअप क्लोज़ कर दिया है। ये सिर्फ मैंने आपको हल्का सा एक हिंट देना था ताकि अगर आप बाइंग वगैरह का कोई इंटरेस्ट रखते हैं तो इन सारे सर्कमस्टांसेस को ज़हन में रख के आप करिए। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं कि कौन से आपको आल्ट कॉइन इस सिचुएशन में बाय करने चाहिए जबकि मार्केट जो है वो क्राइसिस में है। तो सबसे पहले हम सोलाना की बात करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा सोलाना को आप लाज़मी बाय करें। उसका सबसे पहले थोड़ा-सा चार्टिंग की तरफ जाके मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इस वक़्त स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्च्युनिटी आपके लिए बन सकती है। जैसे ही 9 सितंबर को सोलाना ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, तो इसके ऊपर एक छोटा-सा स्कैंडल बना। एक यूँ समझ लें कि बॉट सिस्टम ने इनके नेटवर्क को जैम कर दिया। जैसे ही जैम किया, उसके बाद इनकी प्राइस जो है वो डाउन आना शुरू हो गई। तो चार्टिंग की तरफ अगर आप देखें तो मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर, जैसे ही इन्होंने अपना सर्वर वगैरह सब कुछ रीस्टार्ट, मास्टर नोड्स वगैरह रीस्टार्ट कर दिए, ब्लॉकचेन दोबारा एक्टिव हो गई, तो प्राइस ऊपर जाते-जाते फिर ऊपर वाली ये ट्रेंड लाइन को, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके फिर नीचे आ रही थी। अभी अभी इस वक़्त जिस प्राइस में सोलाना आपको नज़र आ रहा है, मेरी नज़र में ये फेक ब्रेकआउट आपको नज़र आ रहा है। ये वाला यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, मेरी नज़र में फेक ब्रेकआउट है, इस वजह से क्योंकि फंडामेंटल्स सोलाना के बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई ऐसी बैड न्यूज़ नहीं है जो आपको ये सोलाना को बाय करने से रोक सके। सोलाना एक बड़ा कमिटेड क्रिप्टो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है। अब आपने बाइंग कहाँ करनी है? अब ये देखें, इस फिबोनाची लेवल को इसने ब्रेक किया, लेकिन अब दोबारा ग्रीन इसकी कैंडल नज़र आ रही है। अगर तो ऊपर चले जाती है तो ठीक है, आप इसको अगर बाइंग आपने की है तो आप होल्ड करके रखें। मार्केट शायद दोबारा अपनी इस ट्रेंड लाइन को या फिबोनाची लेवल को टच करके आएगी। लेकिन अगर आपने बाय करना है सोलाना, तो बेस्ट प्राइस आपने बाय लिमिट की जो लगानी है, $130 आप लगा लें, $132 आप लगा सकते हैं। आपने सारे पैसे एकदम नहीं फेंक देने और एक क्रिप्टो करेंसी में नहीं फेंकने। आपने प्रॉपर उसकी प्लानिंग करके फिर करना है। नेक्स्ट आपका बाइंग टारगेट जो है वो आपका जो नेक्स्ट प्राइस हो सकती है वो आप लगा लें तकरीबन $120 की भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप मज़ीद इसी पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट आपकी बाइंग जो है वो $100 के करीब होनी चाहिए। ये सोलाना की टेक्निकल एनालिसिस था। अब थोड़ा-सा फंडामेंटल्स की तरफ आएँ। मैं क्यों कह रहा हूँ फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है सोलाना के। और जब कभी भी मार्केट जो जिन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को आप के ऊपर आप बिलीव करते हैं और आप समझते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, उनके फंडामेंटल्स और वो जब भी कभी क्राइसिस में हो, डिप कर रहे हों, तो उसमें आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि वो उसको एक अपॉर्च्युनिटी समझ के उसकी बाइंग करनी चाहिए। फंडामेंटल्स में सबसे पहले ये पेसेफ एक कंपनी है जो कि स्क्रिल और नेटेलर वगैरह के 2 पेमेंट प्रोसेसर्स को चलाते हैं। ये नेटेलर और स्क्रिल वगैरह क्या करते हैं, मार्केट में जितनी फॉरेक्स ब्रोकर्स कंपनीज़ हैं, उनको ये पेमेंट की सर्विसेज़ देते हैं। ये बहुत बड़ी जायंट कंपनी है जो कि सर्विसेज़ दे रही है फॉरेक्स इंडस्ट्री को। तो इन्होंने सोलाना को अपने क्रिप्टो एसेट में ऐड कर दिया है। बराह रास्त अभी सोलाना
स्क्रिल दे के या नटेलर दे के यूज़र्स उनके बाय तो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वो होल्ड ज़रूर कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का सोलाना के लिए उसके फंडामेंटल्स के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ थी। उसके अलावा अगर आप सोलाना की जो ट्वीट है रिसेंटली जो 1 अक्टूबर को उन्होंने की थी, उसको आप देखें तो उन्होंने कहा कि जो एनएफटीज़ सोलाना में जो सेव हो गए हैं, जो लॉक्ड हो गए हैं, उनकी जो अगर वैल्यू देखी जाए तो तकरीबन $1 बिलियन जो है वो लॉक्ड हो चुके हैं। तो इसका मतलब भी ये है कि सोलाना की प्राइस जो है कितना नीचे जा सकती है। तो ये भी एक तरह का पॉजिटिव है। बाकी सोलाना नेटवर्क हैज़ बीन इम्प्रूविंग देयर इंटर हाँ, और सोलाना ने आपको पता है रिसेंटली जो इंटरऑपरेबिलिटी के ऊपर काम किया है, जो क्रॉस चेन ब्रिजेस वगैरह क्रिएट किए हैं। एक तो इन्होंने सोलाना और इथीरियम का ब्रिज बनाया है, जिससे क्या होगा कि इथीरियम के जो डीफाई टोकन्स हैं, जो बिज़नेसेस हैं, वो अपना सरमाया वहाँ से सोलाना पे ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर इनका लूना जो टेरा है, उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ये जो ब्रिजेस हैं, ये भी यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि सोलाना इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट टू फॉर इन्वेस्टमेंट, ख़ुसूसन अगर ये डिप में है तो। उसके अलावा आपको पता है कि ग्रेस्केल जो इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा यूँ समझ लें कि एक इदारा है, इंस्टीट्यूशंस है, उसने जहाँ बिटकॉइन, कार्डानो, इथीरियम अपने इन्वेस्टर्स को एक्सपोज़ करवाया, वहाँ पे सोलाना भी उनकी लिस्ट में शामिल है। और ग्रे स्केल में जो चीज़ होती है, वो जब प्रीमियर वगैरह अपने इन्वेस्टर्स को सेल करते हैं, तो जब सोलाना भी सेल करेंगे तो इसका मतलब है इसकी प्राइस भी एप्रिशिएट होंगी। और दूसरा, लास्ट में सोलाना के फंडामेंटल्स आपको पता है एफटीएक्स इसको बैक कर रहा है, सोलाना के प्रोजेक्ट को। एफटीएक्स बैंक्समैन फ्राइड का है। उन्होंने अभी रिसेंटली अपने जो एफटीएक्स एक्सचेंज है उसके ऊपर एनएफटी मार्केट प्लेस लॉन्च की है, और वो सारी की सारी जो मार्केट प्लेस है वो सोलाना उसको सारा मैनेज कर रहा है। वहाँ से जब एनएफटीज बाय होंगे, सेल होंगे, उसमें सोलाना की प्राइस जो है वो अप्रिशिएट होगी। तो नेक्स्ट मैं जो कोइन आपको कहूँगा बाइंग के लिए, वो कार्डानो है। कार्डानो की प्राइस जब कभी भी आप $2 के करीब करीब देखें, तो नेवर मिस दैट चांस मेरे भाइयों। ये हाईली अंडर वैल्यू क्रिप्टो करेंसी है। कल भी मैंने इसके ऊपर टॉक किया है। आप देखें $2 के ऊपर जब भी आया है, ये पूरी सारी आपको ये डेली का चार्ट है, कितनी बार ये $2 की प्राइस पे आके ऊपर उठ गया है। यानी $2 इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्राइस है। तो आपने अगर कार्डानो अभी तक बाय नहीं किया, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कार्डानो की। आप $2 पे बाइंग लगा लें, $2 5 सेंट लगा लें अगर आपने लगानी है। और नेक्स्ट आपने बाइंग ऑर्डर जो लगाना है $1 85 सेंट लगा लें आपने, अगर ऐसे इसको करना है। उसके बाद इथीरियम आए। इथीरियम क्यों नहीं आप बाय करेंगे? क्योंकि बिटकॉइन के बाद अगर कोई क्रिप्टो मार्केट में डोमिनेंस रखता है तो वो इथीरियम है। क्योंकि मार्केट के जो मोर देन 80 टू 90% क्रिप्टो करेंसीज हैं, वो सारी की सारी इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर है। और जब भी वो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, बेशक वो गेमिंग टोकन्स हैं, बेशक वो एनएफटीज हैं, तो सारे इथीरियम की प्राइस जो है वो अफेक्ट होती है। और दूसरा, आपको पता है कि इथीरियम जैसे ही उनका वो लंदन अपग्रेड हुआ, उसके बाद अब हर ट्रांजैक्शन पे इथीरियम की बर्निंग हो रही है। अभी तक 5,09,492 इथीरियम जो है वो बर्न हो चुके हैं। और जो बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो ओपन सी है जो कि एनएफटी मार्केट प्लेस है। इसी तरह यूनिस्वैप है, वो डेक्स है जो इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर है। डेक्स क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। और ये बाकी सारी लिस्ट है। और दूसरी शिबा इनो, वो भी मैंने आपको पिछले कई वीडियोज़ में बता दिया है कि वो एनएफटीज़ वो सॉरी इथीरियम का एक टोकन है। तो ये वो आज का सारा बुलेटिन था। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को क्लोज़ करने से पहले आपको सिर्फ ये बता दूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप कार्डानो, आप पोल्काडॉट में भी इस वक़्त जो है पोल्काडॉट को अगर आप थोड़ा देखें, तो पोल्काडॉट के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा और जो सोलाना टेरा लूना भी जो है वो एकदम फिर $150 को टच करके फिर नीचे आया है। तो लूना के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एवेलांच भी है, कॉस्मोस भी है, टेज़ोस भी है। अगर ये वो ऐसे यूँ समझ लें कि कमिटेड ब्लॉकचेन्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर हो सकती है और आपको प्रॉफ़िट भी दे सकती है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।